हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 3 सेट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है, और इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था प्रॉपर सबसेट भी क्या होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट भी क्या होता है। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी, ये दोनों रियल नंबर लाइन पे है, इसका मतलब ये दोनों रियल नंबर्स है, और ए हमारा बी से छोटा है, हम छोटा रख लेते हैं, तो हम ए को बी से छोटा रखते हैं, तो हम अगर सबसेट्स ऑफ आर लिख लेते हैं, तो सबसे पहला मुझे जो आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास आएगा उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास तीसरा आएगा उसको हम बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेमी ओपन या हम इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। तो ये हमारे पास कितने तीन टाइप्स होते हैं हमारे पास सबसेट्स इंटरवल्स के हिसाब से। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज इंटरवल को ये स्क्वायर ब्रेसेस में रखा जाता है। अभी मैं ये समझाता हूं ये इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो सेमी ओपन या तो ऐसे होगा या इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। दोनों सूरतों में इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं। अब सबसे पहला इंटरवल जो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन सा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल में जो ए और बी के बीच में, मान लेते हैं ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ए और बी को छोड़कर, ये ए और बी को मैंने छोड़ लिया, उसको छोड़कर जितने भी नंबर्स इसके बीच में आते हैं वो मेरा रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसको मैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी बोलता हूं। इसी तरह अगर मुझे क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल में बोलता हूं अगर मेरे पास ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, अगर मैं ए और बी को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो और इनके बीच में जो नंबर्स है उनको भी इंक्लूड करूंगा, तो वो मेरा बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज को लेना नहीं होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है। दैट मींस ए को भी करना है, बी को भी करना है। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज के दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। जैसे मिसाल मैं बना सकता हूं एक रिप्रेजेंटेशन, हम यहां पे ए बनाएंगे, यहां पे बी, ए को तो हम एक्सक्लूड करेंगे लेकिन बी को हम इंक्लूड करेंगे, तो ए से लेकर बी तक एक्सक्लूडिंग बी, सॉरी इंक्लूडिंग बी एक्सक्लूडिंग ए, जितने भी नंबर्स आएंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ए। यहां से ये रिप्रेजेंटेशन ओपन होता है, तो ओपन ए साइड से ओपन है, बी साइड से क्लोज है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरा इसका हम इस रिप्रेजेंटेशन का बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहां साइड से आप इसको क्लोज कर देंगे और यहां साइड से ओपन कर देंगे, ये हमारा ए है, ये बी, और उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ए कॉमा बी। अब दूसरा मसला है कि इसका जो ये हमारे पास ए कॉमा बी ओपन इंटरवल है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल, वी कैन से ऑल एक्स such that x belonging to the real number and this a is less than x less than b। इसका मतलब क्या होता है? x a से बड़ा है और b से छोटा है, वही तो हो गया, x a से बड़ा है और b से छोटा है, इसका मतलब सारा का सारा यूज हो गया। अब हम ये बनाते हैं इसका, ये जो ये वाला है इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर एंड ए इज लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने लेस और इक्वल टू, इसका मतलब ये इक्वल टू दोनों को, ए और बी को भी इंक्लूड करेगा। अब अगर मैं इसी तरह इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगा, जिन्होंने अभी ये लेक्चर वो सीधे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि जो इससे पहले दो लेक्चर सेट्स पे मैंने दिए हैं वो पहले आप देख लीजिए, तब जाके आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इसका मैं एमसीक्यू वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म, सो एक्स सच दैट एक्स belonging to the R and a is less than x less or equal to b। क्यों मैंने a is less than x क्यों लिखा? क्योंकि a साइड से ये ओपन है,
ठीक है, ए साइड से ये ओपन है। इसी तरह अगर मैं इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर एंड ए इज लेस और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। तो ये हमारे पास 4 रिप्रेजेंटेशंस हो गई इंटरवल्स की। अब कभी कभार आपके पास इंटरवल अब ऐसे भी हो सकता है, लेट अस सपोज मेरे पास इंटरवल आ गया, इसको इंक्लूड नहीं करना है लेकिन मुझे इन्फिनिटी तक जाना है, तो इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा 0, ओपन इंटरवल आ जाएगा। सॉरी ए, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह अगर मुझे ऐसे होता, अब अगर मेरे पास इंटरवल होता, ये ए था और अब इसको ये ले रहा है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती ए को लेना है टू द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को एक्सक्लूड नहीं करते हम, सॉरी इंक्लूड नहीं करता है, करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब अगर माइनस ए लेंगे, माइनस ए को अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे यानी एक्सक्लूड करेंगे, फिर जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए। इसी तरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर यहां से मुझे माइनस ए तक है लेकिन मैं माइनस ए को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, तो इस वक्त मुझे क्या आ जाएगा इसका इंटरवल, वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता लेता हूं जो इस इंटरवल पे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे मिसाल आप मुझे बताइए, x बिलोंगिंग टू r -2 लेस देन x लेस देन 15, तो मुझे इसका बताइए इंटरवल क्या बनेगा। सो सीधे अगर आपने पीछे लेक्चर्स दिए हैं तो -2, 15 बनेगा इसका इंटरवल। इसी तरह अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट x बिलोंगिंग टू r एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 से बड़ा है, दैट मींस 2 को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 2 से कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी को ऐसे लिखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, set of all x such that x belonging to the r comma -3 is यहां पे एक चीज, अच्छा हाँ, तो -3 इज लेस देन x लेस और इक्वल टू 15, तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे -3 को ओपन इंटरवल, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, कॉमा कहां से तक? 15 तक, लेकिन 15 को क्लोज इंटरवल डालेंगे। तो इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट x बिलोंगिंग टू r -2 इज लेस देन x, इसका मतलब -2 से छोटा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, दैट मींस माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, लेकिन दोनों ओपन इंटरवल होंगे क्योंकि यहां पर भी इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आ जाएगा इंटरवल, x बिलोंगिंग टू द r, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, और दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, x बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर 14 इज लेस और इक्वल टू x लेस देन 50, तो आप मुझे बताइए इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटरवल। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर वहां से ये गिवन होगा तो आपको ये बोल रहा है आपको निकालने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास इंटरवल है 2, 7, आपको बता रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? सेट ऑफ ऑल एक्स दैट x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर एंड 2 इज लेस और इक्वल लेस देन x लेस देन 7, क्यों? क्योंकि सॉरी ये क्लोज इंटरवल, तो इसको हम इक्वल भी कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको 2, 7 होता क्लोज में, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू द r 2 इज लेस देन x लेस देन 7, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अब अगर यहां से ओपन होता और यहां से सॉरी यहां से क्लोज होता, यहां से ओपन होता, तो मैं लिखता है इसको x बिलोंगिंग टू द r, तो 2 लेस और इक्वल टू x, क्योंकि 2 साइड से क्लोज है, लेस देन 7 को हमको इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हमने इक्वल टू साइन नहीं ली। अब अगर ऐसे होगा 2, 7, सो ये हमको बनेगा x सच दैट x बिलोंगिंग टू द r 2 लेस देन x, क्योंकि अब x को 2 को एक्सक्लूड करना है, लेस और इक्वल टू 7, लेकिन अब 7 को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, -4 माइनस इन्फिनिटी को क्या बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, और -6 और 12, ठीक है, इन ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है, इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म बताएंगे, -6 -3 की भी सेट बिल्डर फॉर्म बताएंगे, और 4, 15 की भी सेट बिल्डर फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, हमने सब सेट तो पढ़ा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लेता हूं 1, 2, तो यहां पे मैं लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स पहले लिखता हूं, कौन कौन सा सबसेट बन सकता है। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब सबसे पहला
इसका पूरा अगर हम सेट लेंगे वो तो इसी का सबसेट होगा। दूसरा चीज मैंने ये भी बोला कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मींस फाई। और अगर मैं खाली वन लूंगा, वन सेट, ठीक है, ये भी तो सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि वन इस ए में है, क्योंकि इसमें ए की एंट्री है, तो वो ए तो ए में बिलोंग करता है। इसी तरह मैं टू भी ले सकता हूं, ठीक है। तो कितने सबसेट्स हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4। अब अगर इन चार सबसेट्स का भी मैं सेट बनाऊंगा, यानी मैं सेट कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? इन कर्ली ब्रेसेस से इनको सेट में रखेंगे, दैट मींस 1,2 को अंदर, फिर यही फाई आएगा, फिर ये, और फिर ये, और फिर कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब जब मैं सबसेट्स का भी सेट बनाऊंगा, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, सो पावर सेट को मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जब मैं सारे सबसेट्स एक सेट के लिखूंगा एक सेट में, तो वो मुझे बनाएगा पावर सेट, ठीक है। पावर्स नहीं, पावर सेट है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, ठीक है। अगर ये ए है तो ये बन जाएगा मेरा पी ऑफ ए। अब यहां पे सवाल पैदा होता है, क्या अगर हमें लेट अस सपोज हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए देकर है, कार्डिनलिटी मैंने समझा कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट्स है 4। आपको बताया जा रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको याद रखना है जो इसकी कार्डिनलिटी है, मिसाल के तौर पर अगर इसकी कार्डिनलिटी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4, सो वो आ जाएगा आपके पास 16। अगर आप देखिए कि पिछले एग्जांपल में यहाँ पे कितनी थी कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए थी 2, तो यहाँ पे कितने कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए, इस हिसाब से क्या बनेगा, वो आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2 दैट्स इक्वल टू 4। और आप देख भी रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब लेकिन एक मसला है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ए सेट हमारे पास है, उसकी कार्डिनलिटी है एम, लेट अस सपोज, तो मेरे पास जो पावर सेट होंगे, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, यानी 2 रेज़ पावर एम, बट उसमें प्रॉपर कितने होंगे? among them how many are proper, among them number of proper subsets। तो प्रॉपर सबसेट मैंने बोला था, प्रॉपर सबसेट तब एग्जिस्ट होता है जब आपके पास सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। तो कब कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? जैसे अगर आपके पास a इज इक्वल टू 1,2 है, इसमें तो इसके सबसेट में एक एंट्री ऐसी आ रही है जो इसके बराबर ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये लूंगा तो ये तो इसका इक्वल बन जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर होगा। इसका मतलब एक छोड़कर, हमेशा जो भी हम सेट लेंगे, एक को छोड़कर जितने भी बाकी सबसेट्स होंगे वो सारे हमारे क्या बन जाएंगे? प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब 2 रेज़ पावर m में से मैं अगर एक माइनस कर दूंगा तो वो मेरे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास पावर सेट की डेफिनेशन है। अब देखिए बेटा, अब एक और सेट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट अगर मैं कहूंगा इट इज द सुपर सेट, इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। मिसाल अंडर कंसिडरेशन, जितने भी हमारे पास कंसिडरेशन में सेट्स है उन सब का सुपर सेट, यानी जितने भी सेट्स आपके पास है वो इसके सबसेट होने चाहिए। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल अगर मैं यहाँ पे ए लूंगा, लेट सपोज 1,2, बी लेते हैं लेट सपोज 2,3,4, और सी लेते हैं लेट सपोज 3,7,9, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले सकता हूं जिसमें सारे आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई ये ले सकता है क्या ए इसका सबसेट है? हाँ। बी इसका सबसेट है? हाँ। सी इसका सबसेट है? हाँ। सारे के सारे इसके सबसेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। हाँ, इसमें एक चीज है, ये ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं सर यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है यू का, हाँ। बी सबसेट है यू का, हाँ है। तो सी सबसेट है यू का, हाँ है। तो जिनको सबसेट की डेफिनेशन नहीं पता उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो पिछले लेक्चर जो है वो देखेंगे, तो वो उनसे उनको समझ आ जाएगा। तो यहां से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। देखिए, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसी तरह ऑपरेशंस भी होते हैं सेट्स पर। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो देखते हैं यूनियन क्या होता है। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी,
यूनियन ऑफ टू सेट्स को ऐसे ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए एज और इन बी, या तो वो ए में होंगे या तो वो बी में होंगे, दोनों। जैसे मिसाल, अगर मेरे पास ए होगा 1,2 और बी होगा हमारे पास 3,4, तो मेरे पास ए यूनियन बी जो है बेटा ये बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहां पे एक गलती नहीं करना है, अगर हमारे पास ए है 1 2 3 और बी होगा लेट अस सपोज 3 4 5, ऐसा नहीं करना कि 3 को 2 बार लिखना यूनियन के समय। तो ए यूनियन बी आ जाएगा बराबर 1 2 3 3, मैंने इससे पहले बोला है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 5, तो ये हमारा यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू द ए और x बिलोंगिंग टू द b। या तो ये हमको a से लेना है या तो b से लेना है, उन सारी वो सारी एंट्रीज आपका यूनियन बनाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम से भी बनाते हैं, जैसे हम वेन डायग्राम में बनाएंगे, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है और ये आपके लिए नया है वेन डायग्राम, तो इसको आप देखेंगे कैसे बनाते हैं हम दो सेट्स, ठीक है। तो सारा का सारा ये ए में है एंट्रीज और ये बी में लोग है, ठीक है। तो इन सारे के अगर हम यूनियन बनाएंगे तो उसको हम शेडेड पोर्शन से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक इसी के साथ हो रहा है, दूसरा ऑपरेशन, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे या बी यूनियन ए निकालोगे तो ये दोनों के दोनों सेम, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा चीज, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी में से पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करोगे या आप बी यूनियन सी को पहले कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका सेम ही आएगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा, अगर आप ए यूनियन फाई को लोगे, ए को फाई के साथ, ए एक सेट है उसको किसी के नल सेट के साथ करोगे यूनियन, वो ए सेट ही निकलेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। अगर हमारे पास दो सेट है, मिसाल ए इज 1,2 हमारे पास एक सेट है और यही है 1,2, यहां से भी इनका यूनियन क्या आएगा 1,2 ही, इसका मतलब ए ही आ जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हम यूनिवर्सल सेट को यूनियन करते हैं ए के साथ, यूनिवर्सल सेट और ए, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और डिफरेंस ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट डिफरेंस, या हम चलिए हम इंटरसेक्शन करते हैं स्टार्ट पहले। तो स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अगर हमारे पास ए सेट है और अगर हमारे पास बी सेट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे यू का उल्टा, तो ये क्या है, ये बोलता है आपके पास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, दोनों में जो कॉमन होंगे। दैट मींस अगर मैं वेन डायग्राम से देखूंगा, अगर ये मेरे पास ए है और अगर ये मेरे पास बी है, ए इंटरसेक्शन बी होते हैं ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, दैट मींस ये आपके पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे अगर मैं ए लूंगा 1 2 3 और बी लेते हैं 2 3 4, तो यहां पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मुझे देखना है दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो मुझे लगता है 2 और 3 कॉमन है, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब 2 3 यहां पे ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन। अब हो सकता है कभी आपका इंटरसेक्शन भी नल सेट आ जाए, जैसे मिसाल अगर हम एग्जांपल एक लेंगे, ए लेंगे हम 1 2 और बी लेंगे हम 3 4, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो तो कुछ भी नहीं है ना, कोई कॉमन कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो तब कैसे डायग्राम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं नल सेट, क्योंकि एलिमेंट कोई नहीं है इस सेट में, तो नल सेट। तो डायग्राम हम वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, तो ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट करती है आपकी नल सेट, ये सॉरी जब आपके पास, और हाँ ये दो सेट जो है सेट ए सेट बी, जब इनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर आएगा, हम बोलते हैं इन सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है, इस तो और उसकी जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब इसी तरह हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब
इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे या बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे, दोनों के दोनों सेम ही होंगे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये आप एग्जांपल्स पे खुद देख सकते हैं। तो दूसरा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, चाहे आप पहले दो का इंटरसेक्शन लो फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करो, या आप ए इंटरसेक्शन बी और सी या बाद वाले दो को लो उसको पहले के साथ, दोनों का दोनों आंसर सेम निकलेगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तीसरा क्या है? इसको बोलते हैं फाई इंटरसेक्शन ए। देखिए यहां से नल सेट है, नल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई ही आ जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। चौथा, इसको बोलते हैं यूनियन इंटरसेक्शन ए, सॉरी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अगर आपका यूनिवर्सल सेट है और इसको इंटरसेक्ट करोगे आप ए के साथ, तो वहां पर आंसर ए ही आएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ए। इसको क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ ए? क्योंकि फाई को जब इंटरसेक्शन किया किसी और के सेट के साथ, फाई ही आ गया आंसर। यूनिवर्सल सेट को किसी के साथ भी आप करोगे तो इसको ए ही आएगा आंसर, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ ए। तो पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन ए। देखिए अगर आप दो एक ही सेट, इक्वल सेट्स लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी वही आ जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इट्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहां पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ये जो इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। सो यहां पे मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। और लास्ट प्रॉपर्टी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, लेकिन यहां पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इंटरसेक्शन। वो आपको ऐसे पता चलेगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर दिस इंटरसेक्शन। देखिए ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी। तो ये आपके पास यहां तक हमारे पास हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन है ये भी हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसके बाद जो एक और ऑपरेशन है उसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो एक और ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंगिंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू b। दैट मींस अगर मैं वेन डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ये वो सारे a के एलिमेंट्स है जो b में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये पोर्शन नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी में है। ठीक है, तो अगर मैं b माइनस ए लिखूंगा, b माइनस ए आ जाएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x डज नॉट बिलोंगिंग टू a बट एंड x शुड बिलोंग टू द b। देखिए अब इसको मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं, दैट शुड सफाइस। तो हम a का वैल्यू लेते हैं, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। b का वैल्यू लेते हैं, लेट अस सपोज 3 8 6 5 7। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं a माइनस बी बताओ, a माइनस बी आएंगे वो सारे a के एलिमेंट जो b में नहीं है। तो b में कौन कौन सा? देखिए 1 हम एक एक करके चेक करते हैं, 1 b में है नहीं है तो हम लिखेंगे, 2 b में है नहीं है तो 2 भी आएगा, 3 b में है हाँ है तो इसको नहीं लिखना है, 4 b में है नहीं है तो लिखेंगे, 5 बी में है हाँ है तो नहीं लिखेंगे, 6 बी में है हाँ है तो 6 बी नहीं लिखेंगे। तो इतना ही ये बनेगा a माइनस बी। इसी तरह अगर आपको b माइनस ए इसी पे बोला गया तो आपको क्या करना है? इस पे एक्चुअली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पे जो क्वेश्चन एक आया था वो इसी में आया था, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पे एक क्वेश्चन आया था उसी पे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए b माइनस ए क्या आएगा? 3 है इसमें हाँ है तो नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है तो लिखेंगे, 6 है हाँ 6 है, 5 है 5 इसमें तो 6 को भी नहीं लिखेंगे 5 को भी नहीं, तो 7 है 7 ए में नहीं है तो 7 को लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था हमारे
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, वो आया था एक और टॉपिक पे, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, जैसे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पहले पता होनी चाहिए ये क्या होता है। इसको हम ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो फॉर्मूला होती है ये होती है बराबर ए माइनस बी। तो अब आपको माइनस पता चल गया होगा डिफरेंस, और यूनियन करना है बी माइनस ए। ये ब्रेसेस मैं क्यों लगा रहा हूं, इसका मतलब हो गया पहले मुझे ए माइनस बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी माइनस ए को, फिर मुझे जो आंसर निकलेगा उनका यूनियन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं ए को लेता हूं, लेट अस सपोज हम लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। और इस पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का बेटा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बी हमारा हो सकता है इस अकाउंट असिस्टेंट में भी इस पर कोई क्वेश्चन आए, तो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो बी सी डी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, तो ए डेल्टा बी किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी देखते हैं किसके बराबर है। ए माइनस बी वो सारे ए के एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए है बी में नहीं है, हाँ तो ए लिखेंगे। बी ए बी, ये जो स्मॉल बी है ये भी कैपिटल बी में है, सेट में है। सी भी उधर से है, डी भी है, लेकिन ई नहीं है। यूनियन किसके साथ करना है, यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। अब देखो बी है यहाँ पे, हाँ बी है, सी है हाँ है, डी है हाँ है, एफ और जी नहीं है, तो एफ और जी का करेंगे यूनियन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ई एफ और जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दूसरी, आप ए को ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, और बी को लेंगे लेट अस सपोज 5, 6, 2, 1 एंड 3। तो आप मुझे बताओ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कितना आएगा। तो वो आ जाएगा, सबसे पहले आपको ए माइनस बी करना है। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 4 खाली है, ठीक है। 4 खाली बचता है, यूनियन किसके साथ करना है, बी माइनस ए। तो 5 और 6 नहीं है, बाकी तो सारे हैं, तो 5, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4, 5 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं दूसरे अल्फाजों में इसको कहूं, आप अगर देखोगे जो कॉमन एलिमेंट्स के बगैर एलिमेंट्स बच गए, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 कॉमन है, इनके बगैर जो मुझे बच गया 3, 4 और 5, वही मेरा सिमेट्रिक, सॉरी 3 नहीं लाना है हमको, 4, 5 और 6 बच गए, तो वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। इसी तरफ यहां से जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन कौन कौन सा था, बीसीडी मेरा कॉमन था, बीसीडी मेरा कॉमन बचा कौन, ए ई एफ जी, वही मेरा आंसर है, ए ई एफ जी। तो ऐसे आप इसको रख सकते हो याद, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। तो अब एक और टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी थ्योरी लगभग कंप्लीट ही हो गई, ठीक है। इसके बाद हम एमसीक्यू वीडियोस भी लाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, हम देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, और ए कंप्लीमेंट ए सी भी लिख सकते हैं उसको ऊपर। तो ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू द ए। दैट मींस शॉर्ट में ए कंप्लीमेंट होता है बराबर यू माइनस ए। मतलब मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूं। अगर ये मेरे पास ए सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो सकता है एमसीक्यू आए कि हम यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास ए सेट है, देखिए मैं एग्जांपल से इसको समझा लेता हूं। अगर हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4, और यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको बताया जाएगा ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हो गए वो वाले एलिमेंट्स जो वो वाले ए के यू के एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए के बगैर जितने भी यू में है, जैसे मिसाल 1, 2, 3, 4 को छोड़ के 5, 6, 7 और 8 आएगा, तो ये इसका ए कंप्लीमेंट आएगा। इसी तरफ अगर आप यहां पे हमको दिखाना पड़ेगा, तो ए को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल सेट में बाकी है, तो इसका मतलब ये सारा आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आपके पास है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या मतलब, इसके दो स्टेटमेंट्स है। नंबर 1,
अगर हम ए और ए इंटरसेक्शन, देखिए यहां से मैं डायग्राम से समझाता हूं साथ साथ, ये ए है मेरा, ठीक है, और ये ए है बीच में, तो ये जो बचा ये वाला, ये जो बचा ये वाला, ये हमारा ए डैश है, दैट मींस कंप्लीमेंट ऑफ ए। सो इनमें क्या आपको लगता है इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर हम ए को यूनियन करेंगे एक कंप्लीमेंट के साथ, यानी ए और ए कंप्लीमेंट को जुड़ाएंगे तो सारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ ने क्या बोला, इसने दो स्टेटमेंट बोले। सबसे पहला स्टेटमेंट इसने बोला द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दैट मींस अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट्स का कंप्लीमेंट लेंगे, दैट इज इक्वल टू the intersection of the complement of the two sets, that means A complement intersection B complement। दूसरा इसने बताया स्टेटमेंट कि intersection of the two complement of the intersection of two sets, ये हो गया complement of the intersection of two sets is equal to the union of the complement of the टू सेट्स। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो साइंस बस बिल्कुल उल्टे करनी है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना है। इसको बोलते हैं डबल डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए तीसरा चीज, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। क्या मतलब, अगर हम एक को एक कंप्लीमेंट करेंगे फिर दूसरा भी कंप्लीमेंट करेंगे तो ये ए ही बन जाएगा। जैसे मिसाल मैं पिछली एग्जांपल पे जाऊंगा, जैसे यहाँ पे हमारा ए था 1, 2, 3, 4, ए कंप्लीमेंट ये था। अगर मैं ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट करूंगा, इसका मतलब अब मुझे 5, 6, 7, 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और वो नहीं मुझे ए ही के बराबर आएगा। तो इसका मतलब अगर हम कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट करते हैं, उसको वापस सेट अपना ही सेट आता है, ठीक है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी, और यहां पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब, इसके दो स्टेटमेंट्स है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब होता है अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देखिए जब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं का कंप्लीमेंट होता है सब कुछ, कंप्लीमेंट होता है इसका उल्टा, कुछ नहीं का कंप्लीमेंट होता है सब कुछ, और सब कुछ का कंप्लीमेंट क्या होगा, कुछ नहीं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आप इनको सीधे खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी तक पहुंचाइए ये वीडियो, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।